आज हम जो है कवर करेंगे कक्षा 8 का अध्याय 11। ठीक है, कौन सा अध्याय 11? ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम है कला क्षेत्र में परिवर्तन। यानी जो भी कला था उस क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव आया, उसके बारे में देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए। ठीक है, अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें जो सभी प्रश्न है सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि सही या गलत बताएं। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है साहित्य में, ठीक है, पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी। तो ये अकॉर्डिंग टू अध्याय ये जो है ये सही है। क्या है? सही है। अब इसमें अगला प्रश्न जो है वो है प्रेमचंद ने आनंद मठ की रचना की थी। यानी मुंशी प्रेमचंद, इनका पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने आनंद मठ की रचना की थी। तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये गलत है। और आपसे पूछा जाए कि आनंद मठ की रचना किसने किया, तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। कौन किए थे? आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। अगला प्रश्न है कि रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा कि जी हाँ, यानी रमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो उपन्यास की रचना की गई उसमें जो है हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया है। तो ये हो जाएगा सही। जी हाँ, उसने जो है यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया है। अब अगला सवाल है इसमें जो अगला सवाल है वो है वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, तो ये सही है। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें जो दूसरा सवाल आता है वो है रिक्त स्थान को भरें, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो सबसे पहला है कि लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को डैश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उत्कीर्ण चित्र। क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न आता है औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र डैश होते हैं, उसको रूप चित्र बोलते हैं। जब किसी का छवि बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रूप चित्र कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है इसमें अंग्रेजों के विजय को दर्शाने के लिए, अंग्रेजों के विजय को दर्शाने के लिए डैश की चित्रकारी की जाती थी, यानी तैल चित्रकारी। किस प्रकार की चित्रकारी? तैल चित्रकारी। अगला है एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले डैश कलाकार थे। तो यानी ये थे जापानी कलाकार। कौन थे? जापानी कलाकार। यानी एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जो कलाकार थे वो जापानी थे। अब अगला सवाल है इसमें जो मिलान करना है, क्या करना है? जोड़े बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता। तो ये जो बना है किस शैली में? तो इंडो ग्रीक शैली में। किसमें बना है? इंडो ग्रीक शैली में। अगला है विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन बंबई। तो इसका निर्माण हुआ है गौथिक शैली में। किसमें निर्माण हुआ? गौथिक शैली में। अगला है मद्रास लॉ कोर्ट, मद्रास लॉ कोर्ट। तो इसकी स्थापना जो हुई है इंडो सारासेनिक शैली में। किसमें? इंडो सारासेनिक शैली में। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है इसमें कि उत्कीर्ण चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो ये लकड़ी या धातु पर। किस पर बनाए जाते थे? लकड़ी या धातु पर बनाए जाते थे। अगला है इसमें कि रूप चित्र किससे संबंधित है? रूप चित्र किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा चेहरे और हाव भाव से। यानी जो भी किसी व्यक्ति का जैसे कह सकते हैं रूप बनाया गया है, चित्र बनाया, तो वो चेहरा से ही होता है संबंधित। तो चेहरे और हाव भाव से। अगला है कि किरमिच किसे कहा जाता है? तो किरमिच जो है
किसको कहा जाता है? तो किरमिच देखा जाए तो जनरली इसमें जो मोटा कपड़ा होता है उसको कहा जाता था। ठीक है, अगला है पाश्चात्य चित्रकारों ने किस शैली को अपनाया? ठीक है, तो वो है रूप चित्रण शैली। किसको अपनाया? रूप चित्रण शैली को अपनाया। अगला है औपनिवेशिक चित्रकला का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, अंग्रेजों की श्रेष्ठता को दिखाना। यानी औपनिवेशिक चित्रकला का मुख्य जो उद्देश्य था वो अंग्रेज के द्वारा जो चित्रकला बनाया गया था उसको श्रेष्ठ यानी बेहतर दिखाना। अब अगला सवाल है इसी में कि राष्ट्रवादी चित्रकला में कौन सी विषय वस्तु चित्रित की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय पौराणिक कथाएं। भारतीय पौराणिक कथाएं को। चलिए अब इसमें अगला सवाल की ओर आते हैं। तो अगला सवाल इसमें है आर्थिक राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? आर्थिक राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना। ठीक है, अंग्रेजी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना। ठीक है, अगला है तेल चित्रकारी का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता या किया गया? ठीक है, तो तेल चित्रकारी का जो प्रयोग किया जाता था वो था राष्ट्रवादी संदेश देने के लिए। ठीक है, किस लिए? राष्ट्रवादी संदेश देने के लिए। अब इसमें अगला सवाल जो है मधुबनी पेंटिंग, ये जो अभ्यास में प्रश्न दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न उसको देख रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला शैली थी? इसके अंतर्गत किन किन विषयों पर ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे? तो इसमें हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र का लोक कला है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र का लोक कला है। इसे बनाने का काम आमतौर पर महिलाएं करती थी। यानी मधुबनी पेंटिंग जो बनाई जाती है वो महिलाओं के द्वारा आमतौर पर बनाई जाती है। इसे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी इसको रंगने में किस रंग का? प्राकृतिक जो नेचुरली रंग होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विवाह और जन्म के चक्र जैसी घटना को दर्शाया जाता है और इसमें जो है अनेक देवता जैसे कृष्ण, शिव, पार्वती इत्यादि को दर्शाया जाता है। अब इसका अगला प्रश्न जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्यिक देशभक्ति का क्या महत्व था? ठीक है, साहित्यिक देशभक्ति का क्या महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्यिक देशभक्ति का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को लोगों तक पहुंचाना। लेखकों ने कहानियों, कविताओं और नाटक के माध्यम से स्वतंत्रता, त्याग और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया है। तो आज के चैप्टर से जो भी सभी सवाल बन रहे थे उसको आपने देख लिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।